वहाँ से जब मैं 14 साल का था मैंने पहला PSO का शेयर खरीदा, चार्ट्स को देखते हुए, टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेंड लाइन को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को खींचते हुए मैंने अपना जो है वो सफ़र यहाँ से शुरू किया। आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी एक तस्वीर है जिसमें 6 स्क्रीन्स मेरे सर पे लगी हुई हैं और उन 6 स्क्रीन्स पे हर स्क्रीन पे 6 चार्ट्स लगे हुए हैं और मैं एट ए टाइम 36 चार्ट्स ही देख पा रहा हूँ, ठीक है। और मैं वो 36 चार्ट्स कंटिन्यूसली जो है वो मैं मॉनिटर कर रहा हूँ और उसके अप्स एंड डाउन्स देख रहा हूँ, उसके पैटर्न्स देख रहा हूँ। What about 37th स्टॉक? What about 38 स्टॉक? या 100 स्टॉक्स के बाद क्या हो रहा है, हमें क्या, हम बहुत जल्द ग्रीडी हो जाते हैं, बहुत जल्द फेयरफुल हो जाते हैं। सेंटिमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के अंदर। एट टाइम्स हम बायस्ड हो जाते हैं चीज़ों को लेके, एट टाइम्स हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। AI ड्रिवन मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज अ मॉडर्न अप्रोच जो कि क्लासिकल इन्वेस्टिंग को आउटपेस करता है, उसको बीट करता है, जहाँ पे हम लेवरेज कर रहे हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को, मार्केट के ट्रेंड को, मार्केट की प्राइस अप्रिसिएशन को, मार्केट के ट्रेंड फॉलोइंग मैकेनिज्म को कैप्चर करने के लिए। AI के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, डेप्थ है एनालिसिस का, ना सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम बल्कि और भी इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को ये इंक्लूड कर लेता है। प्लस जो स्पीड है कैलकुलेशन की, वो तो उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते ना कि मशीन की जो कैलकुलेशन स्पीड है वो ह्यूमन से बहुत ज़्यादा है। जैसा कि नाम से जाहिर है, ऑल वेदर स्ट्रेटजी मींस के इकोनॉमिक अप साइकिल्स, डाउन साइकिल्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर ग्रोथ, लोअर ग्रोथ, हायर इन्फ्लेशन, लोअर इन्फ्लेशन, मींस कि तमाम साइकिल्स के अंदर आप एक कंसिस्टेंट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अगर आप प्रोवाइड करें तो दिस इज योर ऑल वेदर स्ट्रेटजी। तो एक फाइन कलेक्शन ऑफ डेटाबेस इज द स्टेप 1 टू स्टार्ट दिस जर्नी। आप एक अच्छा डेटाबेस बनाइए जिसके अंदर आपके पास अर्निंग का डेटा मौजूद हो, आपके पास कैश फ्लो का डेटा मौजूद हो, आपके पास हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये मौजूद हो, आपके पास वॉल्यूम का डेटा मौजूद, and then other exogenous factors, other external factors like GDP, inflation, interest rate, and so on so forth. Quantitative investing, algorithmic trading कोई rocket science नहीं है। In fact, आपका जो भी fundamental investing process है, अगर आप इसको automate कर देते हैं, इसको आप system के through कर देते हैं, तो basically this is your algorithmic trading and quantitative investing. अस्सलाम वालेकुम एहतशाम साहब, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम खिज़र भाई, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत देर से मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा था मार्केट के, एंड आई वाज रियली ट्राइंग टू टॉक टू समवन हु कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड टेक्निकल एनालिसिस मोर। सो मेरा ख्याल है आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि माशाल्लाह you have been working on advanced technologies. You are certified market technician, you are certified financial technician. So मेरा ख्याल है आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता था इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। और हर तरफ अभी AI की बात हो रही है। आई एम HR प्रोफेशनल, आई एम आल्सो यूजिंग एट माय वर्क, हमारी कंपनी भी इसको यूज़ कर रही है। बट अगर इसको हम अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में, टेक्निकल एनालिसिस में भी अडॉप्ट कर लें तो आई थिंक इट वुड बी एक्सीलेंट थिंग टू डू। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद लिटिल बिट ऑफ योर इंट्रोडक्शन। आपने माशाल्लाह कंप्यूटर साइंसेज में पढ़ा था, और किस तरह आप ये फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ आ गए, और किस तरह आपका इंटरेस्ट जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की तरफ बढ़ा, और किस तरह आपने ये जो सर्टिफिकेशंस की हैं इनकी मीनिंग्स क्या हैं, इससे आप क्या अचीव कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू खिज़र भाई फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा माशाल्लाह से, जो आप ये यूट्यूब चैनल पे जो काम कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं, वो काबिल दाद है, काबिल तारीफ है। और जिस डिसिप्लिन तरीके से आप
ये पूरा प्रोग्राम मैनेज करते हैं, वो मैंने अपने लाइफ में अब तक नहीं देखा कि यूट्यूब के ऊपर इतने ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें मैनेज हो रही हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक जो आप कर रहे हैं। मेरे बारे में जो आपने पूछा खज़र भाई, वेरी ब्रीफली स्पीकिंग, कि मैं कैसे आया इस इंडस्ट्री के अंदर, तो मैं खज़र भाई बहुत अर्ली एज में आ गया था। इनफैक्ट मैं 14 साल का था तो मेरे वालिद साहब मुझे स्टॉक एक्सचेंज लेके आ गए थे और उन्होंने बताया कि ये शेयर्स हैं, इस तरह खरीदे जाते हैं, और उन्होंने ही मुझे एक गैर मुल्की एक मैगजीन दिया और उसके अंदर बताया कि ये चार्ट्स वगैरह आते हैं, आप ये देखा करें। तो वहाँ से जब मैं 14 साल का था, मैंने पहला पीएसओ का शेयर खरीदा, चार्ट्स को देखते हुए, टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेंड लाइन को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को खींचते हुए मैंने अपना जो है वो सफ़र यहाँ से शुरू किया। एकेडमिकली मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी, और जब मैं ये पढ़ रहा था तो उसके साथ साथ मैं टेक्निकल एनालिसिस भी अप्लाई कर रहा था, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने फ्लाइंग कलर से किया। आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट, पोजीशन होल्डर था मैं। और उसके बाद फिर मैंने एमबीए किया, एमबीए इन फाइनेंस, और फिर उसके बाद मैंने एक ब्रोकरेज हाउस के अंदर एक जॉब स्टार्ट की एज अ इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। तो वो जॉब मैं कर रहा था, तो काफ़ी क्लाइंट्स को मैं सर्व कर रहा था, तो साथ साथ मेरे पास मेरे क्लाइंट से कॉल आई कि जी हम एक न्यू कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, मुशर्रफ का टाइम था, तो वुड यू लाइक टू जॉइन अस एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर। तो मैंने कहा व्हाई नॉट। तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, और फिर मैंने 2007 में एक डीएफआई को ज्वाइन किया एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर। तो आई वाज मैनेजिंग देयर इक्विटी फंड्स प्राइमरीली उस टाइम पे रिजर्व भाई। और फिर 2008 आ गया, और 2008 के अंदर जो है वो मेजर क्रैश आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे यही टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेंड लाइन एक ऊपर की तरफ जा रही थी, उसको देखते हुए हमने अपनी पोजीशन को लिक्विडेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट से हम सेफ हुए। अगले 110 दिन मार्केट की आपको पता है फ्रीज थे, मार्केट बंद था, कुछ नहीं था करने को। तो आई स्टार्टेड रीडिंग सीएफए करिकुलम, वो पढ़ा, वो उसका एक लेवल दिया, वो पास किया। एंड देन 2010 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैंने सीएमटी को पढ़ना शुरू किया। सीएमटी के अगले 2-3 लेवल्स मैंने अगले 3 साल के अंदर वो पास किए, और सीएमटी का चार्टर जो है वो मैंने हासिल किया। इस दौरान करियर वाइज भी मेरा रोल काफ़ी मुख्तलिफ हो गया। मैं हेड ऑफ कैपिटल मार्केट्स ग्रुप हो गया 2011 के अंदर, जिसमें मेरा रोल इक्विटी रिसर्च डिपार्टमेंट को हेड करना, ट्रेडिंग डिपार्टमेंट को हेड करना, एक कमोडिटी डेस्क हमने बनाया था उसको हेड करना, वो सारा रोल था। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के साथ मैं काफ़ी हद तक इन्वॉल्व था इन दियर मर्जर एक्विजिशन ट्रांजेक्शन, स्पेशली जो लिस्टेड सिक्योरिटीज होती थी उनके ऊपर एडवाइजरी प्रोवाइड करना, उस पर एनालिसिस प्रोवाइड करना। एट द सेम टाइम उस टाइम पे हम एक अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक्वायर कर रहे थे, तो आई गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, जिसमें मैं 12 से ज़्यादा एसेट मैनेजमेंट कंपनियां जो उस वक्त अवेलेबल फॉर सेल थी उनको एनालाइज किया और देखा। एनीवेज 2020 तक मेरा ये सफ़र चला वहाँ पे, एंड देन आई डिपार्टेड एंड आई सेट अप माय ओन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म, जहाँ पे एआई, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को यूज़ करके हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और अपने क्लाइंट्स को हेल्प कर रहे हैं। तो ये मेरा सफ़र है खिज़र भाई। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि मेरे पूरे करियर के अंदर जितने भी मेरे बॉसेस मुझे मिले, दे ऑल आर वेरी स्मार्ट पीपल, और मैं बड़ा लकी था कि मैंने उनके साथ काम किया और मैंने लर्न किया। तो मैं आज जहाँ पे भी हूँ, ऑब्वियसली मेरे जो बॉसेस हैं उनकी वजह से हूँ, उनकी गाइडेंस की वजह से हूँ कि मैंने बहुत चीज़ें जो उनका एक्सपोजर था, मैंने बहुत जल्द उनसे वो चीज़ें सीख ली। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अगर हम क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग और एल्गोरिदमेटिक ट्रेडिंग से बात करें, क्वाइट अ डिफिकल्ट वर्ड्स टू से, ये किस तरह हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, रिस्क मैनेजमेंट में, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन में, ये किस तरह हमें टेक्नोलॉजीज हेल्प कर सकती हैं? खिज़र भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी पर्टिनेंट। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी ना करियर में काम ही यही किया है, पोर्टफोलियो मैनेज किया, पोर्टफोलियो मॉनिटर किया, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया, और इन्वेस्टमेंट रिसर्च की कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या करना है। और मैं आपको बताऊं कि एज अ ह्यूमन हमारी अपनी एक लिमिटेशन है। हम बहुत जल्द ग्रीडी हो जाते हैं, बहुत जल्द फेयरफुल हो जाते हैं। सेंटिमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के अंदर।
एट टाइम्स हम बायस्ड हो जाते हैं चीज़ों को लेके, एट टाइम्स हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मीन्स कि एज अ ह्यूमन हमारी कैपेसिटी है कि 3 घंटे 4 घंटे या लेट सपोज 8 घंटे के बाद हम 9 घंटे चीज़ें नहीं कर सकते। तो वहाँ पे ऑब्वियसली मैंने काफ़ी फील किया, स्पेशली जब मैं CMT2 का करिकुलम पढ़ रहा था, वहाँ पे सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के बारे में जब पढ़ा, तो वहाँ से 2013 में मेरे जहन में आया कि भाई आई शुड लर्न इट, बिकॉज टेक्निकली जो चीज़ हम देख रहे हैं वो उसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। और ऑब्वियसली फंड मैनेजमेंट के अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है आपका कि आप अपनी चीज़ों के अंदर जो है वो प्रोफेशनली उसको मैनेज करें। तो इन अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज खिजर भाई, क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इनफैक्ट आपका जो भी फंडामेंटल इन्वेस्टिंग प्रोसेस है, अगर आप इसको ऑटोमेट कर देते हैं, इसको आप सिस्टम के थ्रू कर देते हैं, तो बेसिकली दिस इज योर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग एंड क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग। और इस वजह से ही मुझे इसका ख्याल आया, और ऑब्वियसली इसकी ज़रूरत महसूस हुई, देन ऑब्वियसली आई परसूड इट एंड ऑब्वियसली इसको लर्न किया और उसको अब करने की कोशिश कर रहे हैं। एहतिशाम साहब, अगर हम आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखें तो वहाँ पे हमें पढ़ने को मिलता है कि आप फोकस करते हैं मशीन लर्निंग, पाइथन, डाटा साइंस, एआई फॉर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। तो एज अ इन्वेस्टर या ट्रेडर इन टेक्नोलॉजीज पे फोकस हमें क्यों करना चाहिए? क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं इसके? बिल्कुल खजर भाई, इनफैक्ट देखिए ना, अगर आप रियलाइज कर लें कि आप इससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आई थिंक यू विल स्टार्ट यूटिलाइजिंग इट। वेरी सिंपल टू नो। आप देखिए ना, अगर मैंने मैंने अपने करियर में ये देखा कि जो मेरी लिमिटेशंस थी, मेरी लिमिटेशंस क्या थी कि आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी एक तस्वीर है जिसमें 6 स्क्रीन्स मेरे सर पे लगी हुई हैं, और उन 6 स्क्रीन्स पे, हर स्क्रीन पे 6 6 चार्ट्स लगे हुए हैं, और मैं एट ए टाइम 36 चार्ट्स ही देख पा रहा हूँ। ठीक है, और मैं वो 36 चार्ट्स कंटिन्यूसली जो है वो मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, और उसके अप्स एंड डाउन्स देख रहा हूँ, उसके पैटर्न्स देख रहा हूँ। व्हाट अबाउट 37th स्टॉक, व्हाट अबाउट 38 स्टॉक, या 100 स्टॉक्स के बाद क्या हो रहा है हमें क्या पता। वो पता लगता है कि वही उस पैटर्न्स के अंदर वो तेजी भी हो गई और वो अपनी मेच्योरिटी के करीब है, और फिर जाके आपको पता लग रहा है, या आप उसको नहीं देख पा रहे। आई थिंक जो सबसे बड़ा फायदा है मशीन लर्निंग का, कि आप अपने प्रोसीजर को ऑटोमेट कर देते हैं। आपको पता लग जाता है कि यार मैंने ये सेट ऑफ रूल्स बनाए हुए हैं, और इन सेट ऑफ रूल्स को मैं अगर ऑटोमेट कर दूं, तो मुझे जब भी मार्केट में इस तरह की सिचुएशन इमर्ज होगी, मुझे पता लग जाएगा। पहली चीज तो ये कि आप ऑटोमेट कर रहे हैं चीजों को। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है स्केलेबिलिटी, जो फजल भाई, कि आप अगर जो चीज 36 स्टॉक्स पे एट ए टाइम मैं करता रहा हूं, तो वो 136 पे आप कर सकते हैं, 236 पे कर सकते हैं, और उसमें कहीं पे भी कोई चीज किसी भी वक्त हो रही है, वो आप देखना शुरू कर देंगे। ये तो मैं सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। देयर इज मोर टुवर्ड्स पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, रिस्क मैनेजमेंट एज वेल, कि रियल लाइफ के अंदर लाइव मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अपने क्रिटिकल सपोर्ट जोन से एग्जिट कर रहे होते हैं, या वो बुलिश ट्रेंड से बेरिश ट्रेंड में आ रहे होते हैं। तो उस टाइम पे लाइव मार्केट्स के अंदर आपकी लिमिटेशंस होती है, मे बी आप बाद में काम कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक आपकी जो एफिशिएंसी है उससे एक बहुत ज्यादा जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, प्लस आपकी बायसनेस खत्म हो जाती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर खिजर भाई आपको लगता है कि भाई ये सेटअप मैंने फाइंड आउट किया है, तो उस सेटअप को आप सिस्टम में डाल के आप चेक भी कर सकते हैं कि हाउ वैलिड माई सेटअप इज। माजी में इस सेटअप से मुझे कितना फायदा हो सकता था या हुआ है, क्या ये ट्रायल एंड टेस्टेड है या नहीं है, तो जिसको हम बैक टेस्टिंग कहते हैं सिंपल लफ्जों के अंदर, वो करके भी आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक एज ए ह्यूमन हमारे पास जो लिमिटेशंस हैं उसको हम लेवरेज कर सकते हैं टेक्नोलॉजीज को यूज करके, और एआई, पाइथन, ये जो कि लीडिंग लैंग्वेजेस हैं इस वक्त इस शोबे में, इस टेक्नोलॉजी में, उसको लर्न करके हम अपने काम को एफिशिएंट कर सकते हैं। एहतिशाम साहब, ये हम मोमेंटम इंडिकेटर्स को देखते रहते हैं, यूज़ भी करते हैं। इवन के मोमेंटम
ट्रेडिंग का भी सुना हुआ था। पाकिस्तान में तो शायद एक फंड भी है मोमेंटम का फंड। तो ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या है? एआई ड्रिवन मोमेंटम इन्वेस्टिंग, और ये जो हमारी ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज हैं उससे ये किस तरह डिफरेंट है? अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी वैलिड क्वेश्चन खिजर भाई। सबसे पहले तो जरा मोमेंटम को डिस्कस कर लेते हैं कि मोमेंटम है क्या। मोमेंटम इटसेल्फ इज अ कैस्काड इफेक्ट, मींस के जैसे जैसे इंफॉर्मेशन लोगों को पता लगती रहती है, वो इन्वेस्टर उस इंफॉर्मेशन पे मार्केट में काम करता रहता है, और जैसे वो काम करता है डिमांड क्रिएट करता है, उसमें प्राइस एप्रिसिएशन हो जाती है। तो बेसिकली इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, मोमेंटम इज बेसिकली अ ट्रेंड फॉलोइंग मैकेनिज्म के प्राइस की जो है एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन को आप फॉलो करते हुए आप अपना काम कर रहे होते हैं। इसमें आप ये भी अज्यूम करते हैं कि जो ट्रेंड हिस्टोरिकल मुझे मिला है उसी तरह का पैटर्न हमें फ्यूचर में मिलेगा, कि हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, जो एक बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग है मोमेंटम के अंदर। ये मोमेंटम है। अब एआई मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या चीज है? एआई मोमेंटम इन्वेस्टिंग बेसिकली पिछले कुछ सालों से ये कॉन्सेप्ट आया है, और बेसिकली एआई आने के बाद मोमेंटम इन्वेस्टिंग के अंदर एक बहुत तेजी से एक स्पीड आ गई है, और बहुत तेजी से ये अडॉप्ट किया जा रहा है। एआई ड्रिवन मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज अ मॉडर्न अप्रोच जो कि क्लासिकल इन्वेस्टिंग को आउटपेस करता है, उसको बीट करता है, जहां पे हम लेवरेज कर रहे हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को, मार्केट के ट्रेंड को, मार्केट की प्राइस अप्रिसिएशन को, मार्केट के ट्रेंड फॉलोइंग मैकेनिज्म को कैप्चर करने के लिए। तो बेसिकली एआई मोमेंटम इज बेसिकली फजल भाई कि आपने जो मोमेंटम आप पहले मैन्युअली फाइंड आउट कर रहे थे, हायर हाइज हायर लोज या ब्रेकआउट्स, और उसको आप सिस्टम के थ्रू प्लस पैटर्न्स के थ्रू प्लस एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए आप अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज एआई ड्रिवन मोमेंटम इन्वेस्टिंग के अंदर है, वो इसमें एडवांस डेटा एनालिसिस जो है ना, वो हमने करना शुरू कर दिया। एडवांस डेटा एनालिसिस के अंदर खिजर भाई ना सिर्फ ये कि हमने हिस्टोरिकल प्राइस का डेटा यूज करना शुरू किया है, बल्कि इसके अंदर सेंटिमेंटल एनालिसिस को भी यूज करना शुरू कर दिया। तो ये एक ब्लेंड हुआ है मोमेंटम के अंदर एआई आने के बाद, कि हिस्टोरिकल प्राइस वॉल्यूम के साथ साथ आपके पास दूसरे फैक्टर्स भी आना शुरू हो गए। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास अर्निंग का डेटा आना शुरू हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आना शुरू हो गए, सेंटिमेंट एनालिसिस आना शुरू हो गया, एंड यू आर ब्लेंडिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू बेसिकली कंफर्म योर कॉल एंड योर एनालिसिस। ठीक है। प्लस मोमेंटम के अंदर एक प्रिडिक्टिव मॉडलिंग आ गई कि आप विद द यूज ऑफ राइट एल्गोरिथम्स, विद द यूज ऑफ राइट स्ट्रेटजी, यू कैन प्रिडिक्ट द प्राइसेस। ठीक है, कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उस प्रिडिक्शन को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक शेयर है, उसकी प्राइस मैंने 12 रुपए प्रिडिक्ट की है अगले एक माह के अंदर, और वो शेयर 11 रुपए 50 पैसे तक जा रहा है, तो दैट 50 पैसे का जो डेविएशन है इज द एरर, और उस एरर को सिस्टम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो रेक्टिफाई भी करने की कोशिश करता है। तो सिस्टम के अंदर एडेप्टेबिलिटी का मॉडल मौजूद है एआई बेस के अंदर, जो कि एक टिपिकली एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग के अंदर नहीं आता, या नॉर्मली इंसान जो है वो गलती करके फौरन नहीं सीखता, बट सिस्टम जो है अगर उसके प्रेडिक्शंस के अंदर कांस्टेंट बेसिस के ऊपर एरर्स आ रहे हैं तो उसको रेक्टिफाई करता है, और नेक्स्ट इटरेशन के अंदर, नेक्स्ट लूप के अंदर उसको और बेहतर करके लेके आने की कोशिश करता है। तो खिजर भाई वेरी इन अ सिंपल लैंग्वेज कि एआई के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, डेप्थ है एनालिसिस का, ना सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम बल्कि और भी इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को ये इंक्लूड कर लेता है, प्लस जो स्पीड है कैलकुलेशन की, वो तो उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते ना, कि मशीन की जो कैलकुलेशन स्पीड है वो ह्यूमन से बहुत ज्यादा है। तो वो चीज आपको एआई बेस्ड मोमेंटम इन्वेस्टिंग में मिल जाती है, प्लस आप एक अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से गुजर जाते हैं, बिकॉज डिसीजन मेकिंग को अगर आप अनबायस्ड कर देते हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग में एफिशिएंसी आ सकती है। एटलीस्ट मैंने अपने करियर में ये बात सीखी है कि आपका डिसीजन मेकिंग जितना अनबायस्ड होगा, आप उतना बेहतर जो है वो काम कर सकते हैं। एंड देन जो एक कंटिन्यूअस लर्निंग वाली जो बात है
कि आप उसको कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर ये लर्न कर रहा होता है, आपसे चीज़ें सीख रहा होता है और वो अपने आप को रेक्टिफाई करके आगे जा रहा होता है। तो वो चीज़ मोमेंटम के साथ, बिकॉज मोमेंटम क्या है? मोमेंटम प्राइस एक्शन है, नोइंग बिफोर द न्यूज़, बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज़, ये हमें पता ही मोमेंटम है। अब उस न्यूज़ से पहले प्राइस को जान जाना और प्राइस के हिस्टोरिकल पैटर्न को जान के आगे की प्रिडिक्शन कर देना, दिस इज एआई मोमेंटम इन्वेस्टिंग। आई होप मैंने इट्स अमेजिंग कि कैसे अभी तक कुछ लोग ऐसे हैं कि टेक्निकल एनालिस्ट को मजाक करते हैं, कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, मेन चीज़ तो फंडामेंटल एनालिसिस है और टेक्निकल एनालिसिस कितना एडवांस हो गया है। मैं 3 साल से टेक्निकल एनालिसिस सीख रहा था, कर रहा था, बट माशाल्लाह जो आप चीज़ें बता रहे हैं ये तो मेरी ज़बान पे भी नहीं चढ़ रही। मुझे तो पहले भी मसला होता है समटाइम क्वेश्चन पूछने में, बट आपकी तो पॉडकास्ट मुझे लगता है थोड़ी सी और डिफ़िकल्ट है फॉर मेरे लिए। अगर हमें कुछ की एडवांटेजेस बताएं कि एआई को हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं वर्सेस द ट्रेडिशनल मेथड, सो इसके को 2-4 फ़ायदे अगर बता पाएँ आप। सबसे बड़ा फायदा जो है आपका खिजर भाई, वो तो ये है कि अब आपको ना अब आपको हर वक्त एनालिसिस स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपसे कह रहा था कि मैं 36 स्टॉक्स एट अ टाइम देख रहा होता था, चार्ट्स को सपोर्ट खींच रहा हूँ, ब्रेकआउट ढूंढ रहा हूँ, देख रहा हूँ क्रॉस ओवर्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, हायर हाइज लग रहा है नहीं लग रहा, वो अब करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा फायदा जो मैं फील करता हूँ कि मैं उस 6 स्क्रीन से हट के मैं अभी सुकून से बैठ गया हूँ और मेरा काम, अब मेरा दिमाग जो चल रहा है वो नई स्ट्रेटजीज पे चल रहा है कि क्या स्ट्रेटजी हो सकती है कि मैं नेक्स्ट ट्रेंडिंग स्टॉक्स पकड़ लूँ। यू नो, आर्ट इज ऑल टू फाइंड आउट द अल्फा फैक्टर, कि कौन से वो लीडिंग फैक्टर्स हैं जो प्राइस के आउटकम के ऊपर आपको इम्पैक्ट करें। और हमारा आउटकम क्या है? प्राइस चेंज। प्राइस चेंज कैसे पता चलेगा? वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं टेक्निकल्स के अंदर भी जिसको मैं यूज करके मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि भाई ये डायरेक्टली प्राइस को इम्पैक्ट कर रहा है या इनडायरेक्टली प्राइस को इम्पैक्ट कर रहा है, और इसके इम्पैक्ट से जो जो चेंज आएगा प्राइस के अंदर वो कितना आएगा। तो मेरा अब ज्यादा टाइम जो है वो स्क्रीनिंग मॉनिटरिंग पे नहीं जा रहा, मेरा ज्यादा टाइम जो जा रहा है वो थॉट प्रोसेस पे जा रहा है, वो सोचने पे जा रहा है, जो इंसान का बेसिक काम है। ठीक है, और बाकी जो मशीन का काम है वो आप मशीन को दे दें करने के लिए। तो रोबोट इज डूइंग द रोबोट वर्क एंड द ह्यूमन इज डूइंग द ह्यूमन वर्क, ये सबसे बड़ा फायदा है। दूसरी चीज जो मुझे नजर आती है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को बैक टेस्ट कर सकते हैं। मीन्स के अब ऐसा नहीं है कि मैंने अगर कोई कॉन्सेप्ट बनाया और वो कॉन्सेप्ट जो है वो मैं अभी उसमें रियल मनी डालूं और डाल के मैं कोई आगे लॉस करूं 3, 4, 5, 10 मिलियन का, और फिर बोलूँ हो ये तो स्ट्रैटेजी फेल है यार, इसको हटाओ कोई और लेके आओ। अब ये काम नहीं हो सकता। अब सिंपल जो भी स्ट्रैटेजी है मुझे बताइए, अभी मैं इसको कोट करता हूँ, अभी सिस्टम में डालता हूँ, देख लेते हैं जी 20 साल में क्या हुआ, देख लेते हैं पिछले 10 साल में क्या हुआ है, देख लेते हैं पिछले 5 साल में क्या हुआ। तो आपको पता लग जाता है कि जी हाउ वैलिड योर स्ट्रैटेजी इज, हाउ पर्टिनेंट योर स्ट्रैटेजी इज, और क्या ये माजी में जो स्ट्रैटेजी है वो जो है वो फ्यूचर में चलेगी भी या नहीं चलेगी। दिस इज अनदर पर्सपेक्टिव जो मैं अभी इस वक्त आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली एज अ डिसीजन मेकर आपका अब ज्यादा काम जो है वो सोच पे है। अब आप सोचें कि कौन सी स्ट्रैटेजी मुझे चलानी है और उसको आप कोड करें, सिस्टम में डालें एंड द सिस्टम विल डू द वर्क। तो ये दूसरा एक बड़ा एडवांटेज जो मुझे नजर आता है प्रैक्टिकली तकरीबन 18 साल फंड मैनेज करने के बाद। ये मुझे 2 बड़े फायदे नजर आते हैं। और स्केलेबिलिटी मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया कि 36 की जगह 136 स्टॉक्स आप देख सकते हैं। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस जो आप एआई बेस्ड सिस्टम को यूज करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं। चले, आपने व्हाट एंड वाई तो बता दिया, कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं और क्यों यूज़ करनी चाहिए। अभी थोड़ा सा हाउ पे बात कर लेते हैं। व्हाट आर सम स्पेसिफिक एआई टूल्स और टेक्निक्स जो कि हम अपनी ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रेटजाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक नंबर वन, आई थिंक स्ट्रैटेजी और टूल वुड बी कि आपके पास एक एडेप्टिव मॉडल हो, बिकॉज किसी भी इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म का
खजर भाई, जो क्रक्स है वो यही है कि मार्केट इज ऑलवेज चेंजिंग, ठीक है। और जिस जिस तरह से मार्केट चेंज हो रही है, आपको भी मार्केट के हिसाब से चेंज होना है। अगर आप मार्केट की चेंज के हिसाब से चेंज नहीं होंगे तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट सर्वाइव इन द मार्केट। तो द मोर एडेप्टिव मॉडल यू विल हैव, द बेटर यू विल एबल टू परफॉर्म इन द मार्केट। तो आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है टू हैव अ एडेप्टिव मॉडल, और उस एडेप्टिव मॉडल के अंदर आपके पास ऐसे रिगरस मैकेनिज्म्स होने चाहिए जो आपकी वैलिडेशन को, आपकी आपकी एनालिसिस को एक बेहतर जो है वो प्रोग्रेस कर सके। आई थिंक जो जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया भी है वो एरिया भी यही है टू फाइंड आउट द लीडिंग फैक्टर, जो मैंने आपसे अर्ज किया। तो लीडिंग फैक्टर के अंदर आपके पास काफी एल्गोरिथमिक अप्रोच मौजूद है न्यूरल नेटवर्क के अंदर, आपके रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर, जिसको आप यूज करते हुए आप अपना एक प्रिडिक्टिव मॉडल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वो प्रिडिक्टिव मॉडल आपके मॉडल की वेरिएबिलिटी को भी डिफाइन करता है कि कितना ज्यादा ये एक्सप्लेन कर रहा है आपके रियल आउटकम को। और हमारे केस में रियल आउटकम क्या है? स्टॉक प्राइस की चेंजेस। तो इनको आई थिंक अगर आप बेहतर तरीके से इन टूल्स को यूटिलाइज कर लें तो आप बहुत बेहतर तरीके से जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को आगे लेके बढ़ सकते हैं। थैंक यू एहतिशाम साहब। अभी हमें बताएं कि व्हाट कुड बी द बेस्ट ऑल वेदर इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी, और ये किस तरह हमें अपनी जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं या उनके रिस्क्स हैं उनको मैनेज करने में ये ऑल वेदर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हमें हेल्प कर सकती है। जब हम सोशल मीडिया पे पूछें, लोगों से बात करें, हर एक का एक अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है, एंड यू टॉक अबाउट दिस ऑल वेदर स्ट्रेटजी। वो क्या चीज़ है, अगर आप हमें एक्सप्लेन करें। In fact, Khizr bhai, all-weather strategy is basically to allocate your capital as per risk. जैसा कि नाम से जाहिर है, ऑल वेदर स्ट्रेटजी मींस के इकोनॉमिक अप साइकिल्स, डाउन साइकिल्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर ग्रोथ, लोअर ग्रोथ, हायर इन्फ्लेशन, लोअर इन्फ्लेशन, मींस कि तमाम साइकिल्स के अंदर आप एक कंसिस्टेंट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अगर आप प्रोवाइड करें तो दिस इज योर ऑल वेदर स्ट्रेटजी। हमें बड़ा क्लियर पता है कि आज जो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बेसिकली फ्यूचर का कैश फ्लो है, और बेसिकली जो फ्यूचर का कैश फ्लो है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो क्या है। एंड वी ऑल्सो नो कि विद द यूज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं और रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो जब ये चीजें हमें पता है तो व्हाई नॉट यूज इट इन अ वे कि जहां पे आपके पास, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके पास डाइवर्सिफिकेशन हो, डिफरेंट एसेट क्लासेस के अंदर, स्टॉक्स में, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के अंदर, कमोडिटीज के अंदर फॉर दैट मैटर, और फिर उसके बाद रियल एस्टेट के अंदर, और फिर आप मार्केट के अप्स एंड डाउन साइकिल्स के अंदर आप एक कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो भी आपका टारगेट है वो आप बना सके। तो ऑल वेदर स्ट्रेटजी इज बेसिकली द वन जो कि इकोनॉमी के अप्स एंड डाउन से जो है वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होती और आपको एक कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न प्रोवाइड कर रही होती है। एहतिशाम साहब, मैं रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक के लिए ताकि आपसे जो क्वेश्चन पूछने हैं उसकी तैयारी कर सकूं, एंड मुझे लगता है दिस काइंड ऑफ डिस्कशन इज क्वाइट extensive and interesting, so a lot of new things to learn being a technical analyst। ये बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए भी नई हैं क्योंकि हम तो स्पोर्ट रेजिस्टेंस पैटर्न और वो वाले लोग थे। आप अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमें कि ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या चीज़ है, एडवांस टेक्निकल रिसर्च क्या चीज़ है, क्योंकि एडवांस फंडामेंटल रिसर्च तो हमने सुना था
but you also talk about advanced technical research, active portfolio management क्या चीज़ है, और ये सारी चीज़ें हमें कैसे हेल्प कर सकती हैं टू मेक मोर मनी, मोर प्रॉफिट्स? खज़र भाई, वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन वंस अगेन। आई थिंक देखिए, ये तीनों चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपकी एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड देन एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, इन तीनों का जो ब्लेंड है वही आपको अपने ऑब्जेक्टिव को आसानी से मीट करने में मदद कर सकता है। तो वन बाय वन अगर मैं डिस्कस कर लूँ कि एक्टिव मैनेजमेंट क्या है। एक्टिव मैनेजमेंट को मैं ये कहता हूँ फजल भाई कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। आप अगर अपने पोर्टफोलियो को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं, कांस्टेंट आप उसके अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट, एज वी नो दैट मार्केट जो है वो कीप चेंजिंग, वो मार्केट में एक कॉन्टिन्यूस चेंजेस आ रही होती हैं, और अगर उस कॉन्टिन्यूस चेंजेस के हिसाब से आप अपनी एडजस्टमेंट को करते रहते हैं, रीबैलेंसिंग को करते रहते हैं, तो वो आपका एक एक्टिव मैनेजमेंट कहलाता है। ऑब्वियसली डिफरेंट फंड्स के डिफरेंट टारगेट्स हो सकते हैं। एक्टिव मैनेजमेंट के कुछ फंड्स के टारगेट्स होते हैं कि उनको अपने बेंचमार्क को बीट करना होता है, कुछ के टारगेट्स होते हैं कि उनको इन्फ्लेशन को बीट करना होता है। तो ऑब्वियसली डिफरेंट एक्टिव मैनेजमेंट की डिफरेंट अप्रोच हो सकती है, डिफरेंट टारगेट्स हो सकते हैं, बट द आइडिया इज कि आप बाय एंड होल्ड ना कर लें, और आप मार्केट के साइकिल्स के अंदर अच्छी अच्छी जगह पे जो आपको लगता है कि एंट्री करने की है वहां पे आप एंट्री करें, और जहां पे आपको लगता है एग्जिट करना है वहां पे आप एग्जिट करें, और साथ साथ अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस भी करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है फॉर द एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नंबर टू जो चीज आपने पूछी कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली योर एसेट एलोकेशन, कि आपने एसेट एलोकेशन करनी कहाँ है। आपने बॉन्ड में करनी है, आपने इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने कमोडिटीज में करनी है, आपने रियल एस्टेट में करनी है। तो बाइफरकेशन जो आप कर रहे हैं ना अपने एसेट का या आप अपने सरमाए का, वो आपकी एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। ओके, मैं कहाँ कहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। और ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है आपकी अपनी गोल्स के ऊपर, आपके अपने टारगेट्स के ऊपर, कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस पे आपका मकसद क्या है, आप हासिल क्या करना चाहते हैं। तो बेसिकली जो भी गोल होता है उस गोल के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसको फिर आप एक्टिव मैनेजमेंट के थ्रू अलाइन करते रहते हैं कि ठीक है जी, मैंने अगर 40% ऑफ द कैपिटल मैंने अगर स्टॉक में लगा दिया, और 35% ऑफ द कैपिटल मैंने बॉन्ड में लगा दिया, और रिमेनिंग जो 25% है उसमें कुछ पोर्शन मैंने कैश रख लिया लिक्विडिटी के लिए, और बाकी मैंने कमोडिटीज में लगा दिया, तो मैं इसको चेंज भी करता रहा हूँ कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है तो मुझे स्टॉक्स में पैसे कम करने हैं, बॉन्ड में बढ़ाना है। तो दिस इज बेसिकली द एक्टिव मैनेजमेंट, और कितना परसेंट कहाँ लगाना है ये आपका स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अच्छा, अब तीसरी चीज जो आपने पूछी कि व्हाट इज द एडवांस टेक्निकल अप्रोचेस एंड टेक्निकल एनालिसिस, एडवांस लेवल पे क्या है। अब इसके अंदर खजर भाई, जैसा कि हमने अभी मोमेंटम पहले डिस्कस कर लिया, हमने ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम डिस्कस कर लिया, हमने स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज डिस्कस कर लिया। स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज, ट्रेंड फॉलोइंग, मोमेंटम, ये सारे अप्रोचेस हैं जिसको यूज करके आप अपनी एक्टिव मैनेजमेंट को एफिशिएंट कर सकते हैं, आप बेहतर बना सकते हैं। तो बेसिकली आपकी एडवांस अप्रोचेस के अंदर एडवांस पैटर्न्स होते हैं, आपका अपना सेटअप होता है, बिकॉज जितने एक्सपर्ट टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं उनका कोई ना कोई सेटअप जरूर होता है, कोई एक अपना सीक्रेट सेटअप जरूर होता है जिसको वो यूज करके पैसे बना रहे होते हैं, ठीक है। तो उन सेटअप्स को यूटिलाइज करना, उन एडवांस पैटर्न्स को यूटिलाइज करना फॉर द फंड मैनेजमेंट जो आप कर रहे हैं, वो जरूरी होता है, और इन तीनों की कॉम्बिनेशन से ही आप बेहतर तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट गोल को मीट कर रहे होते हैं। अभी आप ये बताएं कि ये जो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस है विद एआई ड्रिवन अप्रोचेस, इनको हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं डे टू डे, उनमें कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? आई थिंक इंटीग्रेशन में डे टू डे बेसिस के ऊपर अभी काफी इसमें चैलेंजेस मौजूद हैं। आपका फजल भाई देखें, आपके पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा है, अगर आपके पास अच्छा डेटाबेस मौजूद है तो डेफिनेटली यू कैन ऐड दोज टेक्निक्स इनटू योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। आपके पास जितने ज्यादा पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स की
फाइन ट्यूनिंग, एंड देन फाइन ट्यूनिंग के बाद आपको पता करना है कि कितने पैरामीटर्स हमें रखने हैं फॉर द आउटकम ऑफ द पोर्टफोलियो, उसको एडजस्ट करना। उसके लिए आपको जरूरी होता है कि आपके पास एक डेटाबेस मौजूद हो। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि आप अपना एक डेटाबेस बनाइए और उस डेटाबेस के अंदर आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके पास डेटा सेट है, उसको स्टोर करें। तो कलेक्शन ऑफ डेटा सेट इज द स्टेप वन, बिकॉज विदाउट द डेटा आप कुछ भी नहीं कर सकते। गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो एक फाइन कलेक्शन ऑफ डेटाबेस इज द स्टेप वन टू स्टार्ट दिस जर्नी। आप एक अच्छा डेटाबेस बनाइए जिसके अंदर आपके पास अर्निंग का डेटा मौजूद हो, आपके पास कैश फ्लो का डेटा मौजूद हो, आपके पास हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट, ओपन हाई लो क्लोज, ये मौजूद हो, आपके पास वॉल्यूम का डेटा मौजूद हो, and then other exogenous factors, other external factors like GDP, inflation, interest rate, and so on and so forth. तो obviously it all depends कि आप अपने मॉडल में कितने डेटाबेस को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से काम करें। तो स्टेप वन इज द डेटा गैदरिंग, डेटा को एक्यूमुलेट करना, उसको क्लीन करना, उसको मैनिपुलेट करना अपने काम के लिए। सही है। तो these are the very very basic steps जो इस रास्ते के ऊपर है। एंड देन फिर आप उसके ऊपर जो भी, जैसे मैंने आपसे कहा कि वट एवर द फंडामेंटल इन्वेस्टिंग अप्रोच यू हैव, अगर आपके पास कोई एक स्ट्रैटेजी है, कोई आपके पास कोई वो कहते हैं ना कि कोई एक सीक्रेट है पैसे बनाने का, तो उस सीक्रेट को कोड कर लीजिए और फिर उस डेटा पे लगा लें और जरा बैक टेस्ट करके देख लें कि ये जो सीक्रेट है वो सक्सेसफुल है भी या नहीं है। तो ये तरीका है अपना काम स्टार्ट करने का। अच्छा, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो आपने कहा है कि फाइनेंशियल डेटा तो PSX की साइट पे भी मिल जाता है, DPS है शायद उनकी साइट डाटा पोर्टल, और ये जो ओपन क्लोज हाई लो आपने बताए हैं वो investing.com की साइट पे जाएं, किसी भी स्टॉक को आप ओपन करें तो वहाँ उनकी हिस्ट्री में आपको सालों का डेटा मिल जाता है। अभी कल ही एक दोस्त पूछ रहा था गोल्ड का डेटा चाहिए पिछले 3 साल का, तो वहाँ से फ्री मिल जाता है। और फिर तीसरी चीज़, एक स्टेट बैंक ने वेबसाइट बनाई है, उसका नाम है इजी डेटा, उसको आप चेक करें। इजी डेटा पे आपको सारा कितना इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन कहाँ पे है, करंट अकाउंट, फिस्कल डेफिसिट, ये वो सब आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो इन सब को मेंटेन आप करें। अच्छा, अगर आप कुछ हमें एग्जांपल दें कि किस तरह ये जो आपकी हैं AI ड्रिवन स्ट्रेटजीज, इन्होंने किस तरह सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म किया है ट्रेडिशनल अप्रोचेस को। आई थिंक अगर हम देखें खजर भाई, तो ऑब्वियसली वी आर इन अ वेरी अर्ली स्टेज राइट नाउ। इनफैक्ट देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ AI तो पिछले कई डिकेड से मौजूद था। इनफैक्ट मुझे याद है कि मैं अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फाइनल प्रोजेक्ट जब जमा करा रहा था, वो भी AI के बेस पे ही था। वो सिस्टम ने यस या नो कहना था, सिंपल बाइनरी में 0 या 1। तो कॉन्सेप्ट वाज देयर फॉर लास्ट एटलीस्ट 20 इयर्स पहले तक मैंने इसको AI को का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज किया। बट पिछले कोई 10 सालों में इट हैज लिटरली प्रोग्रेस्ड, और स्पेशली पिछले 5 सालों में मैं बात करूं तो इसमें बहुत मेजर चेंजेस आ चुकी हैं और बड़ी रैपिडली ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के अंदर ये यूटिलाइज हो रहा है। अगर आप प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली अगर आप देखें खजर भाई कि कोविड के बाद खासतौर पे हमने देखा कि जब दुनिया जो है वो लिटरली क्लोज्ड हो गई थी और जो ह्यूमन एनालिसिस है वो एक लिमिट तक रुक गया था, और हम सोचना भी नहीं चाह रहे थे कि शायद मार्केट यहाँ से रिकवर हो या ना हो। उस वक्त AI बेस्ड सिस्टम ने, मोमेंटम बेस्ड सिस्टम ने बड़ी तेजी से पिक कर लिया था कि वो जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हुआ था, एक नई चेंजेस आई थी दुनिया के अंदर, उसने बड़ी तेजी से अडेप्ट कर लिया। तो अडेप्टेबिलिटी जो है ना is the real strength of this system, कि वो नए ऑर्डर्स को, नए चेंजेस को फौरी तौर पे अडेप्ट कर लेता है और अपनी एरर्स को रेक्टिफाई करके आगे बढ़ जाता है। सही है। तो दिस इज द टॉप नंबर 1 रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल जहां पे हमें नजर आता है कि AI ने लीड किया। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो आपकी जो एफिशिएंसी है, स्केलेबिलिटी है, दुनिया में आपने रोबो एडवाइजरी का काम देखा है कि बड़ी तेजी से वो बढ़ रहा है। अमेरिका के अंदर बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर गया। अभी पिछले दिनों मैंने IFMB के साथ एक सेशन किया था और मैंने एक्सप्लेन किया था कि रोबो एडवाइजरी किस तरह से दुनिया में
बढ़ रही है एज पर द डेमोग्राफी और डिफरेंट साइजेस के हिसाब से, तो तो वो एक रोल बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अंदर AI has literally progressed in the past 4-5 years, और एटलीस्ट 4-5 years, वैसे तो पिछले 8-10 सालों से तेजी में इसमें तेजी आ गई है। तो आई एम वेरी बुलिश एंड आई फील कि ये गोइंग फॉरवर्ड भी इसकी इंक्लूजन आपके डे टू डे बेसिस के ऊपर बहुत ज्यादा होगी, और आपको आगे भी ये इसका काफी रोल नजर आएगा। हर जगह अभी एआई की बात हो रही है, जहाँ पे भी जाएं ऑर्गेनाइजेशंस में या दोस्तों को मिलें तो एआई की बहुत बात हो रही है, हम यूज़ भी कर रहे हैं एक्सटेंसिवली। मेरा बेटा ही वांट्स टू बिकम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, तो उसे मैं कह रहा था यार जिस तरह एआई एडवांस हो रही है इन्वेस्टिंग के लिए, मैं एआई से मशवरा कर लूँगा, डिसीजन अपने कर लूँगा ब्रेनस्टॉर्म करके, व्हाई वुड आई नीड एनी इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड ऑल। सो दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट, बट आप किस तरह देखते हैं एआई का रोल इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग अगले आने वाले एक डिकेड में, कुछ सालों में, किस तरह देख रहे हैं आप? फिजर भाई, आई थिंक AI का रोल तो ऑलरेडी हमारी लाइफ में इन्वॉल्व होना शुरू हो गया है। इनफैक्ट द वे, अगर आप देखें कि आपका मोबाइल फोन आपकी बातें सुन रहा होता है, और हम जिस भी टॉपिक पे डिस्कस करें उसके 10 मिनट के बाद आपके मोबाइल फोन पे उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड एड्स आना शुरू हो जाते हैं, तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये कितना इंटीग्रेट हमारे लाइफ के अंदर ये हो चुका है। और आई थिंक अब जो लोग हैं उनको डाउट नहीं होना चाहिए कि जिस तरह इंटरनेट का रोल हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम एक दिन विदाउट इंटरनेट नहीं रह सकते। एक दिन भी शायद मैंने ज्यादा कह दिया, आई थिंक अभी तो 1 घंटे भी आपको परेशानी हो जाती है अगर इंटरनेट ना हो। तो बेसिकली जिस तरह से अब वी कैन नॉट इमेजिन टू लिव विदाउट इंटरनेट, और एआई जिस तरह से इन्वॉल्व हो चुका है, सोशल मीडिया पे एल्गोरिथम्स जिस तरह से रन होना शुरू हो चुके हुए हैं, मुझे तो लगता है कि अगले 8-10 सालों के अंदर वी कैन नॉट इवन इमेजिन टू लिव विदाउट द एआई। सही, एंड ऑब्वियसली काफी डेवलपमेंट्स ऑलरेडी हो रही हैं, एंड व्हाट आई पर्सनली फील के आगे जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर को, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को एआई के थ्रू बिल्ड करना, जो कि एक रियल वर्ल्ड चैलेंज है, एंड आई स्टिल फील कि उसके अंदर अभी काफी काम करना बाकी है। उसकी एक्यूरेसी को अचीव करना जो है वो अभी उसमें काफी काम करना बाकी है, बट आई थिंक इट विल प्रोग्रेस फर्दर, और इसमें मजीद डेवलपमेंट आगे होगी, और मुझे अगले 8-10 सालों में आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस सेगमेंट। अच्छा, जो आपने एआई ड्रिवन और ऑल वेदर स्ट्रेटजीज बताई हैं, अगर कोई प्रैक्टिकली इनको इम्प्लीमेंट करता है तो आपके ख्याल में कौन सी ऐसी लिमिटेशंस हैं जो कि फेस करनी पड़ सकती हैं, या कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि मद्देनज़र रखने चाहिए? आई थिंक अगर कोई इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो उसको ऑब्वियसली जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो ये कि उसके पास कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का एक मैकेनिज्म होना चाहिए, और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के अंदर आप अदर अपॉर्चुनिटीज, अदर मार्केट एवेन्यूज को भी आप मॉनिटर करते रहें, और फिर उसके बाद अपना जो बीटा है उसकी एनालिसिस बड़ा क्लोजली रेगुलर बेसिस के ऊपर करें। तो अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि आपको इसको ऑटोमेट करना होगा, आपको सिस्टम के हवाले कुछ चीजें करनी होंगी अपनी एक स्ट्रैटेजी बना के। तो नंबर 1 चैलेंज वुड बी टू कंटिन्यूसली मॉनिटर द चेंजेस, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द अदर एसेट क्लासेस, व्हाट इज हैपनिंग विद इन द एसेट क्लासेस, विद इन द सेक्टर, विद इन द स्टॉक्स। तो बिकॉज द आइडिया तो यही है ना फिजर भाई, कि आपको बेस्ट परफॉर्मिंग जो है वो आइडियाज निकालने हैं वो विद इन द सेक्टर, एंड वो सेक्टर निकालना है जो बाकी सेक्टर्स को आउट परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अगर एक्विटीज की बात करूँ, एंड सिमिलरली इन द एसेट क्लासेस भी आपको आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली द चैलेंज वुड रिमेन टू हैव अ वेरी फोकस्ड analysis, in-depth analysis, which will be backed by data, which will be backed by a rigorous hit and trial iteration again and again to fine tune and to come up with the reduced error model, जिसको हम लोअर रेसिडुअल कहते हैं अपने टेक्निकल टर्म। अच्छा, आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की काफ़ी दफ़ा बात की, तो आई एम अ लिटिल बिट क्यूरियस के जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं और जो कि इंस्टीट्यूशंस हैं या गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, इनके पोर्टफोलियोज़ किस तरह होते हैं? सेम ही होते हैं हर बंदे के,
या कि दे डिफर फ्रॉम ईच अदर? अगर कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाए हमारे साथ। आई थिंक जनरली स्पीकिंग पोर्टफोलियो पे काफी हद तक डिपेंड करता है कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का पोर्टफोलियो जो है वो उसका अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वो किस ऑब्जेक्टिव से इन्वेस्ट कर रहा है। बट जनरली स्पीकिंग जो बाकी अदर एसेट क्लासेस हैं दे आर टिपिकली डाइवर्सिफाइड होते हैं काफी हद तक और कॉम्प्लेक्स होते हैं। स्पेशली अगर मैं इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, और मैंने खुद क्योंकि इंस्टीट्यूशनल फंड मैनेजमेंट की है कोई 14 साल, और उसके बाद इस वक्त मैं हाई नेटवर्थ का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ, तो एक चीज जो मुझे नजर आती है वो ये कि इंस्टीट्यूशनल फंड मैनेजमेंट के अंदर अपनी कुछ जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कि उनको एक खास रेशो ऑफ लिक्विडिटी को मैनेज करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। देयर आर सर्टेन सेक्टर लिमिट्स एज वेल कि आप किस सेक्टर में कितना एक्सपोजर ले सकते हैं, किस स्टॉक्स में कितना आप एक्सपोजर ले सकते हैं। स्टेट बैंक्स की भी अपनी कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। सेम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के अंदर कुछ एसईसीपी की गाइडलाइंस होती हैं जो आपको एक्सपोजर मेंटेन करना होता है, कितना आप लिक्विडेट कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। तो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल फंड मैनेजमेंट के अंदर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विद इन द लिमिटेशंस जो उनकी गाइडलाइंस होती हैं उसके साथ रहते हुए आप कर रहे होते हैं। इंस्टीट्यूशनल फंड मैनेजमेंट के अंदर एक कमेटी होती है जो बेसिकली इस पूरे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को मैनेज कर रही होती है, गाइड दे रही होती है आपको कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी होती। वाइल एचएनडब्ल्यू के केस के अंदर वो भी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, बट वहाँ पे आपका कोई इस तरह की कमेटी नहीं होती। वहाँ पे आपका जो एक एडवाइजर होता है मैक्सिमम, जो कि आपको गाइड कर रहा होता है और आपको बता रहा होता है कि कहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी। सिमिलरली इस तरह की गवर्नमेंट एंटिटीज भी होती हैं, सॉवरेन फंड्स होते हैं, और सॉवरेन फंड्स की अपनी कोई स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस होती हैं जो उनको फेस करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, और उसको देखते हुए ये अपनी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहे होते हैं। तो बाय एंड लार्ज दे ऑल आर डाइवर्सिफाइड कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियोज, बट विद इन द कॉम्प्लेक्सिटी आपकी अपनी जो इंटरनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो वेरी कर रही होती हैं all asset classes in all segments। एहतशाम साहब, जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने भी एक ट्रेनिंग की हुई है फराज भाई की, वो परहैप्स आपको जानते भी हैं। तो कौन सी ऐसी कोई सर्टिफिकेशंस हैं या ट्रेनिंग्स हैं जो हम कर सकते हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज एडवांस आप बता रहे हैं उनके लिए? खिज़र भाई देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं खुद भी जब मैंने 2010 में जब मुझे पता चला सीएमटी का, उस वक्त तक मैं 10 साल तक टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई कर रहा था। मींस 98 से 2010 लगभग 12 साल तक मैंने टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई किया। बीच में 2005 में गोल्ड पे मैंने बहुत अच्छे पैसे भी बनाए। ऐसा नहीं था कि मैं अनसक्सेसफुल था। फिर 2008 के अंदर मैंने क्रैश फाइंड आउट किया और इंस्टीट्यूशनल फंड को मैंने सेव किया, जो सब प्राइम मॉर्गेज आने वाला था उस इतनी बड़ी मंदी से, जस्ट टू फाइंड आउट के रेजिस्टेंस पे मार्केट हिट हो रही थी, निकल गया था। एनीवेज, तो कहने का मतलब ये कि जब मैंने एग्जाम दिया, मॉक एग्जाम सीएमटी का लेवल 1 2010 में, तो मैं फेल हो गया। दैट वाज माय अ रियल चेक कि भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक तो मैं अभी कहीं खड़ा ही नहीं हूँ। ठीक है, तो अपने एनीबडी हु इज सीरियस अबाउट टेक्निकल एनालिसिस प्रोफेशन, उसको चाहिए कि वो अपना जो लेवल है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे चेक करें। इससे आप बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि आपको कोई जॉब मिल जाएगी या आप जॉब के लिए कर रहे हैं, नो, आप अपना जो लेवल है वो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आप टेस्ट कर लेते हैं। दूसरा, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड इदारे से आपके पास क्वालिफिकेशन होती है। मे बी यू आर वेरी गुड, बट ऑब्वियसली नोबडी नोज अनटिल अनलेस कि आप वो उसकी इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन पे अपने आप को टेस्ट ना कर लें। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी जो कि सीरियस है टेक्निकल एनालिसिस को लेके, उसकी सीरियसनेस मैं अपने तौर पे यही देखता हूँ कि भाई वो क्वालिफाइड हो फ्रॉम द टॉप यूनिवर्सिटी या टॉप इंस्टीट्यूशन जो इसके अंदर आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करिए। और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो नंबर 1 गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है वो सीएमटी एसोसिएशन है, जो कि इस वक्त गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है टेक्निकल एनालिसिस का, और वो नंबर 1 है। एनीबडी हु इज वेरी सीरियस अबाउट लर्निंग एंड
adopting technical analysis profession as a career, I think he should go straight away for CMT. By the way, मैं आपको बताऊं, अभी मेरे पास काफी क्वेरीज आ रही हैं सऊदी अरब से कि मुझे CMTs भेजे हैं तिशाम साहब, ठीक है। अभी मैं कहाँ से भेजूं, मुझे बताएं। मेरे स्टूडेंट ज्यादा जो है वो इंडिया में बैठे हैं खिजर भाई, तो पाकिस्तान में है ही नहीं कोई, और पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम लोग हैं, तो मैं कहाँ से उनको भेजूं? CMTs है ही नहीं जब पाकिस्तान में, और जो है वो चले गए, उनको भेज दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त अब उनको ये नहीं चाहिए कि कोई 10 साल टेक्निकल एनालिसिस जिसने किया हुआ है शाम भाई वो भेज दें। उन्होंने कहा कोई CMT जिसने किया है वो भेजे, आप मुझे एटलीस्ट लेवल 2 पास किया है वो भेज दें। तो बेसिकली आप मे बी यू आर वेरी गुड इन वट एवर यू आर डूइंग, आप जिसके अंदर भी हैं आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, मगर अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं आप इसको पास करें इस एग्जाम। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, CMT अगर नहीं करना तो आप CFT कर लें, सर्टिफाइड फाइनेंशियल टेक्नीशियन। ये ऑस्ट्रेलिया से इशू होता है, ये दुनिया का दूसरा बेहतरीन सर्टिफिकेट है, ये करिए, ये भी बहुत बेहतर है। तीसरी चीज एक ब्लूमबर्ग वाले भी ऑफर करते हैं, ब्लूमबर्ग की अपनी एक सर्टिफिकेट है टेक्निकल एनालिसिस की, वो भी आप कर सकते हैं। तो आई थिंक एनीबडी हु इज सीरियस ही शुड अडॉप्ट and learn and test his skill set as per the international standard. अच्छा, अगर मुझे CMT करना हो तो इसकी कास्ट कितनी है, ये कितने लॉन्ग ड्यूरेशन का है, और इसमें कवर क्या करवाते हैं, कंटेंट क्या होता है, लेवल्स हैं, या अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जी थैंक यू खिजर भाई फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन। देखें, CMT अगर किसी ने करना हो तो साल में 2 एग्जाम्स होते हैं, लेवल 1 लेवल 2 के, एक जून में कंडक्ट होता है और दूसरा जो है वो दिसंबर में कंडक्ट हो रहा होता है। और बेसिकली इसके अंदर टोटल 3 लेवल्स हैं, तो कोई भी अगर जो CMT की क्वालिफिकेशन पास करना चाहता है उसको वो तीनों लेवल के एग्जाम्स देने पड़ते हैं, लेवल 1, 2 एंड 3। और एथिक्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन इट, और इसके अंदर हम CFA का कोड ऑफ एथिक्स पढ़ते हैं तीनों लेवल्स के अंदर। तो एनीबडी हु विल पास CMT एग्जाम बट फेल कोड ऑफ एथिक्स, तो ही विल नॉट बी एबल टू गेट द CMT चार्टर, ठीक है। तो ये 3 लेवल एग्जाम पास करने के बाद आपको एसोसिएट कर दिया जाता है अपने स्पॉन्सर्स के साथ। वो स्पॉन्सर्स जो होते हैं वो ऑलरेडी CMT क्वालिफाइड चार्टर होल्डर होते हैं। दुनिया के कोई भी 3 चार्टर होल्डर के साथ आप क्लोजली काम करते हैं, 2 से 3 महीने वो असेस करता है, अप्रेस करता है आपके काम को, और उसके बाद वो रिकमेंडेशन देता है CMT एसोसिएशन को कि इसको चार्टर अलॉट कर दिया जाए। तो ये एक प्रोसेस है। जहां तक कॉस्ट की बात है खिजर भाई, एक लेवल जो है वो लगभग $1200 के करीब का पड़ जाता है, और दूसरा लेवल जो होगा, क्योंकि पहले लेवल में आपने एग्जाम फीस भी देनी है, रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी है, तो वो सब चीजें आपको काउंट करनी पड़ती है। बट दूसरा लेवल जो है लगभग मेरा ख्याल है $850 का है, और तीसरा भी $850 का है। तो अगर इन सबको आप काउंट कर लें तो, और बुक्स भी आप इसमें आप इन्वॉल्व कर लें, तो $3000 के अंदर आप CMT जो है वो कर सकते हैं, बशर्त ये है कि आपने सारे लेवल पहले अटेम्प्ट के अंदर पास कर लिए हो। और फर्क क्या है दोनों में, CMT में और CFT में? CMT जो है वो 3 लेवल ऑफ द एग्जाम है, जो कि USA से CMT एसोसिएशन ऑफर कर रही होती है। करिकुलम वाइज भी अगर मैं आपको बात करूं खजर भाई, तो करिकुलम में फर्क है। CMT के अंदर जो है वो सिस्टम टेस्टिंग, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के ऊपर डिस्कस किया गया है, बैक टेस्टिंग के ऊपर बात की गई है, जो CFT के अंदर नहीं है। तो मैंने खुद भी जो बेसिकली मुझे आइडिया हुआ सिस्टम टेस्टिंग का, बैक टेस्टिंग का, वो लेवल 2 की किताबें पढ़ के कि भाई इसको जरा मैं लगाऊं। तो 2013 में मैंने जब पाकिस्तान में इसको अप्लाई करने की कोशिश की तो बैडली फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे लॉ ले का सिस्टम ही अलग है। यहाँ पे सिस्टमैटिक अप्रोच जो है वो एक डिफरेंट सिस्टमैटिक अप्रोच पे है। खैर एनीवेज वो एक अलग टॉपिक है, मैं वो कभी और डिस्कस करूंगा। बट जो फर्क है CMT और CFT में वो यही है कि CMT में 3 डिफरेंट लेवल्स हैं, और उनका करिकुलम इज मोर अबाउट fund management, more about portfolio management, more about systematic approach of investing, ना सिर्फ ये कि वो टेक्निकल एनालिसिस। बिकॉज लोगों का एक आम जो ख्याल है ना खिजर भाई, वो ये कि यार CMT का मतलब है ये चार्ट पे लकीरें खींच रहे होंगे, ठीक है ना, वो ये समझ रहे हैं ये ट्रेंड लाइन खींचते होंगे, इंडिकेटर बनाते होंगे, उनके जहन में ये है।
I think this is only the one part of the CMT curriculum. It's more towards portfolio management, money management, risk management, systematic trading, algorithmic trading, and then the advanced approach of technical analysis. So this is CMT. And then CFT is knowing technical analysis, history of technical analysis, patterns, trend lines, वो सारी चीजें, along with that some advanced patterns. आई लव टेक्नोलॉजी, आई लव एआई। एआई को मैं यूज़ भी कर रहा हूँ। इसकी मदद से आई एम डूइंग अकाउंटेंट्स जॉब फॉर माय पर्सनल थिंग्स आई डू। इसने मुझे कंटेंट क्रिएटर भी बना दिया है, हाउ टू राइट, वेबसाइट्स बिल्ड की हैं, बहुत कुछ किया है एआई से मैंने रिसेंटली। आई रियली लव टू one day become a good investor. I'm still learning. I'm a newbie. AI की मदद से मैं किस तरह एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकर या एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकता हूँ। आई थिंक आप बहुत अच्छे एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकर बन सकते हैं खिजर भाई, बट इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नॉलेज बिल्डिंग। जितनी ज़्यादा आप नॉलेज को बिल्ड करेंगे उतने ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकेंगे। तो जो एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि अगर यू हैव द नॉलेज एंड यू नो कि मुझे अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कैसे करना है, तो एआई विल डू द रेस्ट। ठीक है, तो आइंदा आने वाले कुछ सालों में आपके पास उसकी इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है वो तो आपने आउटसोर्स कर दिया है। नाउ आपके पास कमांड, जिसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, अगर आप प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, आप कमांड दे सकते हैं और वो कमांड आपको पता है कि एग्जैक्ट मुझे क्या कमांड दे के किस तरह से काम करना है, उसके लिए आपको नॉलेज की जरूरत होगी। तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि अगले 10 सालों में एक्सपर्ट नॉलेजेबल लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। मतलब कहीं पे भी ये हम नहीं इससे आइडिया ले सकते कि भाई सब काम तो एआई करेगा तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। जितने नॉलेजेबल लोग हैं उनकी डिमांड और तेजी से बढ़ जाएगी, बिकॉज दे विल बी कंट्रोलिंग दिस मशीन्स। सही है, और उस मशीन का एक गलत इशारा आपको डुबा सकता है। ठीक है, तो कोई भी एल्गोरिथम, कोई भी क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती खिजर भाई, जब तक आपने उसको सही स्ट्रैटेजी पे ना लगाया हो, जब तक आपने उसको सही डायरेक्शंस ना दी हो कि भाई करना क्या है। और वो डायरेक्शंस कब मिलती हैं, जब आपके पास खुद नॉलेज हो, आपको खुद पता हो कि इससे मुझे क्या काम कराना है। तो आई थिंक जो नॉलेजेबल लोग हैं, जिनके पास नॉलेज है, उनकी बहुत डिमांड आगे होने वाली है। ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स होने वाले। नंबर 2, आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, आप में सब्र हो, और क्योंकि एक चीज जो इस वक्त हम लैक कर रहे हैं, हमें हर चीज जल्दी से चाहिए और फौरी तौर पे चाहिए। और एआई के अंदर सिस्टम डेवलपमेंट बहुत ही पेशेंस का काम है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते, आप इसमें कोलैप्स कर जाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं 2013 से इसको अप्लाई कर रहा हूँ, पिछले 4-5 साल से तो मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि इसमें आप बार बार फेल होते हैं, एंड देन यू हैव टू कम अप अगेन with a new approach, with a new strategy. You have to check it again. So it's a continuous job, hit and trial, back test, regular iteration. तो ये जब तक अगर आपके पास ये पेशेंस नहीं है तो आप इसका सही तरह से यूज नहीं कर सकते। रिमेंबर, कोई भी एल्गोरिथम, कोई भी क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग इज ओनली सक्सेसफुल जब उसकी स्ट्रैटेजी आपने सही की हुई है। अगर आपने उसकी स्ट्रैटेजी गलत रखी हुई है तो गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, तो द बेस्ट स्ट्रेटजी विल कम विद द बेस्ट पीपल, एंड द बेस्ट पीपल विल इमर्ज ओनली विद द हेल्प ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा एजुकेट हों, लर्न करें, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज चल रही हैं उस पे नजर रखें कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में जो इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो क्या क्या है और वो किस तरह से हमारी डिसीजन मेकिंग को हेल्प कर सकती है। अगर इफ वी विल बी एबल टू लेवरेज इट, आई थिंक हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एहतशाम साहब, आजकल मार्केट हम देखते हैं रोज़ ऊपर ही जा रही है, और अगर हम फंडामेंटल जो एनालिस्ट हैं उनको सुने तो वो कहते हैं कि जी मार्केट तो 1 लाख तक जाएगी, 85 के टारगेट थे, 75 के थे।
अगर हम टेक्निकल एनालिस्ट को देख लें तो वो हर रोज़ बेरिश डाइवर्जेंसेस निकाल के दिखा रहे होते हैं और सबको कह रहे होते हैं भागो निकलो। तो आपका जो यूज़ कर रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी एआई वगैरह मोमेंटम, तो आपका व्यू क्या है अबाउट द मार्केट? खज़र भाई, वेरी वैलिड क्वेश्चन। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि मार्केट की प्रोग्रेशन अगर हम देखें तो पिछले एक साल के अंदर जिस तरह से मार्केट ने मूवमेंट की है, मार्केट वाज आइंग ऑल द लीडिंग फैक्टर्स। जैसे मैंने आपसे भी अर्ज किया कि मार्केट उन तमाम लीडिंग फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करके अपना मूव बना रही होती है। तो उसी लीडिंग फैक्टर्स को अगर हम इनकॉर्पोरेट कर लें और अगर हम देखें कि मार्केट में क्या एट करंट लेवल मजीद जगह है, मार्केट हायर साइड के ऊपर जा सकती है, तो उस पे प्रोग्रेशन इज वेरी पॉजिटिव। लगता है ऐसा ही है कि जो प्रिडिक्टेबिलिटी है और एक्सप्लेनेबिलिटी ऑफ द मॉडल है वो अभी भी ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स शो कर रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इस वक्त मार्केट जो है शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम के अंदर एक पैटर्न से आउट हुई है। ठीक है, तो मोमेंटम बेस्ड पैटर्न के अंदर मार्केट पहली दफा इस साल उस पैटर्न से एग्जिट हुई है, बाहर आई है, जो कि इटसेल्फ एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम बेस्ड एक सेलिंग ट्रिगर है, जो कि इस वक्त सेल ऑफ हुआ और मार्केट में हमने देखा कि तकरीबन 4400 पॉइंट से ज्यादा मार्केट अपने हाई से नीचे आ गई। तो इस तरह का रिएक्शन आना चाहिए था, बट क्या ये लॉन्गर टर्म डायरेक्शन मार्केट की जो है वो डिस्टर्ब होगी? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि मार्केट जो है विल रिवर्ट बैक टू इट्स नॉर्मल लेवल, और ऑलरेडी मार्केट में जो डायरेक्शंस चल रही हैं, हम एक प्राइमरी बुल साइकिल के अंदर हम चल रहे हैं, और उस प्राइमरी बुल साइकिल्स के अंदर यू कैन नॉट ओवर रूल द अप्स एंड डाउन्स, जो कि इस वक्त अगर मार्केट में आएगी तो वो एक अच्छी तेजी के बाद इस वक्त मार्केट में एडजस्टमेंट होगी। तो वंस दिस एडजस्टमेंट विल बी डन, वी फोरसी के मार्केट शुड गो ऑन द हायर लेवल्स। और इनफैक्ट अगर आप अगले 2 से 3 साल का, बिकॉज मैं अपने इन्वेस्टर्स को यही एजुकेट करता हूँ कि आपने एटलीस्ट 2 से 3 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन पे अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है मार्केट के अंदर, और उस ब्रॉडर साइकिल के अंदर कीपिंग इन माइंड जिस तरह की अर्निंग एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी और जिस तरह की फंडामेंटल चेंजेस हैं गोइंग फॉरवर्ड along with the momentum based long term primary cycle के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड बुलिश अबाउट। एक क्वेश्चन मैं अर्लियर पूछना चाहता था बट इट स्किप्ड फ्रॉम माय माइंड कि आपने जो ईके ग्लोबल कैपिटल स्टार्ट किया है, किस तरह आप डिफरेंटली काम कर रहे हैं? हाउ हाउ यूनिक इज दिस? और आया कि आप इंडिविजुअल्स के साथ काम करते हैं, रिटेल या ओनली हाई नेटवर्थ, या सिर्फ आप अभी इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर रहे हैं? जी खिजर भाई, इस वक्त तो प्राइमरीली इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं वो हम HMWs के साथ काम कर रहे हैं और हम कॉर्पोरेट के साथ काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली वी आर एमिंग कि हम अपनी जो सर्विसेज हैं वो रिटेल की तरफ भी लेके जाएं, और उस पर हमने कुछ काम करना शुरू भी कर दिया है, बट ऑब्वियसली उस पर स्केलेबिलिटी का इस वक्त हमारे एंड के ऊपर जो है वो एक लिमिटेशंस हैं कि हम बहुत ज़्यादा उसको रिटेल लेवल के ऊपर लेके नहीं जा पा रहे, बट वी आर एमिंग के गोइंग फॉरवर्ड हम रिटेल सेगमेंट पे भी इसको फुल फ्लैज एक्टिव कर देंगे। तो प्राइमरली फोकस इस वक्त हमारा जो है वो कॉर्पोरेट्स एंड HMWs के साथ है। थैंक यू एहतशाम साहब। काफ़ी लोडेड हमारी डिस्कशन थी, और मेरी अपॉलोजीज़ मेरी तरफ से कि अगर कुछ मैंने टर्मिनोलॉजी सही यूज़ ना की हूँ। आई एम अ पंजाबी फ्रॉम सेंट्रल पंजाब, मदर टंग पंजाबी है, घर में पंजाबी बोलते हैं, पॉडकास्ट पे आके उर्दू बोलनी पड़ती है, यहाँ हो जाता है स्ट्रगल, ऑफिस में इंग्लिश बोलनी पड़ती है, एंड आप समझ सकते हैं मेरी स्ट्रगल। सो माय अपॉलोजीज अगर जब भाई कोई मैं आपको कहूँगा कि जिस तरह से आप ये शो कर रहे हैं और जितने डिसिप्लिन और प्रॉपर प्रोसीजर के साथ आपने ये मेरा वाला भी जो इवेंट आपने किया, ये जो इंटरव्यू किया, मैंने देखा कि बाकायदा आपकी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं पहले सारी चीज़ें, तो मैंने बड़ा ही आपको डिसिप्लिन देखा, एंड आई विश यू अगेन वेरी गुड लक। माशाल्लाह से बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको इसमें और कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच एहतशाम साहब, थैंक यू। थैंक यू रज़ा भाई।